एक छोटा सा क्वेश्चन बनाओ फिर शुरू करते हैं। तब तक जो है देखते हैं दो चार और आ जाए। A progressive wave traveling along the positive x direction, is represented by yxt. The question repeat. हाँ करता हूँ। A progressive wave traveling along the positive x direction is represented by yxt is equal to a sin kx minus omega t plus phi. A sin kx minus omega t plus phi. ठीक है। Its snapshot at t is equal to 0. Snapshot at t is equal to 0 is given in the figure. ऐसे है। Snapshot at t is equal to 0 is given in the figure. यहाँ है कोई t is equal to 0 पे कहानी, ठीक है। Is given in the figure. For this wave, the phase phi is इस वेव के लिए कितना फेज फाई होगा आपने बताना है। ऑप्शन है -π/2, बी ऑप्शन है पाई, सी 0 पाई, सी ऑप्शन है 0, डी ऑप्शन है π/2 पॉजिटिव है। जल्दी बताओ। जल्दी बोलो। देखो बताओ मैं। ऑप्शन बी पाई। ऑप्शन बी पाई, ठीक है। देखो बताता हूं मैं, देख लो इसको। एक्चुअली क्या है कि कोई वेव जब चलती है ऐसे, देखो ये वेव, ठीक। जब एक्चुअली ये साइन वेव है, तो साइन का कर्व आप लोग जानते ही हो कैसा है, ऐसा होता है, ठीक। इसमें अगर यहां से स्टार्टिंग है, इसे कहते हैं t इज इक्वल टू 0 पे काम शुरू हुआ। स्टार्टिंग जहां से उसे कहते हैं t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ पे है। जैसे जैसे टाइम ये बढ़ता जा रहा है, पार्टिकल की पोजीशन देखो चेंज होती जा रही है। यहाँ पहुंचा, यहाँ t इज इक्वल टू 0 पे कहानी है, यहाँ फेज जो होगा वो फाई इज इक्वल टू 0 होगा। शुरुआत यहाँ से फेज। अब देखो t इज इक्वल टू 0 पे, फिर उसके बाद बढ़ते बढ़ते यहाँ जब पहुंचा मैक्सिमम पे। मैक्सिमम कब होगा? जब मैक्सिमम कब होगा? जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? साइन कब मैक्सिमम होता है? π/2 पे होता है ना। तो यहाँ पहुंचा तो π/2, यहाँ पहुंचा तो π/2, तो यहाँ एंगल जो होगा वो π/2 होगा। यहाँ कितना होगा? पाई, ठीक है। फिर यहाँ कितना होगा? π/2, 3π/2। मैक्सिमम तो है लेकिन निगेटिव में है। मैक्सिमम तो है लेकिन निगेटिव में। थोड़ा ग्राफ पढ़ना सीखोगे तो अच्छा रहेगा, ये ग्राफ के क्वेश्चंस होते हैं। तो मैक्सिमम तो है लेकिन निगेटिव में है। तो निगेटिव में मैक्सिमम कब होगा? जब साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 270, ठीक है। 3π/2 270 होगा ना, 3π/2 करके देखो। ठीक, 9 अच्छा, यहाँ जब पहुंचा तो 2π, फिर उसके बाद 2π के बाद फिर वही कहानी, जो पोजीशन 0 पे थी वही 2π पे हो गई कि नहीं बताओ?
जो 0 पे थी वही फिर से किस पे हो गई, 2 पाई पे। जो 0 पे थी फिर से वही 2 पाई पे हो गई। फिर से जो, अब देखो यहां से लेके यहां तक एक पीरियड हो गया, एक साइकिल कंप्लीट हो गया। एक साइकिल मतलब क्या, कितना, 0 से लेके 2 पाई तक एक साइकिल हो गया। तो एक साइकिल ये कंप्लीट हो गया, 0 से लेके 2 पाई तक एक साइकिल कंप्लीट। फिर उसके बाद फिर से साइकिल शुरू होगी। क्लियर है, ये एक साइकिल ये कंप्लीट हो गया। तो t इक्वल टू 0, यहां जब साइकिल कंप्लीट हो गया ना, तो इसको कहते हैं टाइम पीरियड t। अगर कोई आपसे यहाँ का टाइम पूछे, यहाँ का, अब देखो यहां से लेके यहां तक का टाइम आधे का, देखो यहां से लेके, ध्यान से समझो थोड़ा सा, मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं इसको। यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक का जो टाइम है उसे कहते हैं एक टाइम पीरियड, एक साइकिल कंप्लीट। फिर उसके बाद जब होगा फिर से अगला साइकिल शुरू होगा, फिर उसके बाद जब होगा फिर से अगला साइकिल शुरू होगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो अगर यहां से लेके यहां तक एक टाइम पीरियड टी है, तो यहां तक कितना होगा, क्योंकि ये वाला पार्ट आधा है, तो ये टाइम पीरियड हो जाएगा t/2। कहने का मतलब है कि अगर आप देखो ध्यान से, तो इस पोजीशन पे टाइम पीरियड जो होगा, या इस पोजीशन का जो टाइम होगा वो होगा t/2। इस पोजीशन का कितना टाइम होगा, t/2। ठीक है। अब देखो इसका कितना टाइम होगा, क्योंकि ये आधे का आधा है, तो यहाँ का टाइम होता है t/4, और यहाँ का टाइम 0 है ही है। 0, t/4, t/2, यहाँ का टाइम कितना होगा, यहाँ का टाइम होगा 3t/4, और यहाँ का हो जाएगा t। ठीक है, यहाँ का हो जाएगा एक साइकिल कंप्लीट। ठीक, अब देखो यहाँ इस ग्राफ में, यहां से शुरू किया उसने, स्नैपशॉट लिया। अब इधर अगर ग्राफ चलता, इधर इधर अगर चलता ऐसे, तो यहां से शुरू होता तो ये पॉजिटिव फेज में होता। यहां नीचे से शुरू हुआ है, इसका मतलब ये किसमें है, नेगेटिव फेज में। नेगेटिव फेज। तो नेगेटिव कब होगा, साइन नेगेटिव कब, मतलब फेज डिफरेंस कितने का हो गया। देखो यहां से लेके यहां तक, 0 से लेके यहां पाई, उसके बाद डिफरेंस। मतलब अगर ये वाला है, इधर वाला पार्ट है, इधर वाला पार्ट, और ये है नीचे वाला पार्ट। ठीक, कहने का मतलब है कि अगर ऐसा होता, ऐसा ऐसा होता ये, तो यहां से शुरू ये, ठीक, लेकिन शुरुआत कहां से है, जस्ट अपोजिट है उसके। ये 0 से लेके इधर, शुरुआत जस्ट अपोजिट है, ऐसे है, ऐसे। तो फेज डिफरेंस कितने का, फेज डिफरेंस कितने का, अगर ये 0, ये ऊपर वाला 0 है, तो इधर नीचे वाला क्या हो जाएगा, फेज डिफरेंस कितने का, ठीक है, या फेज कितना हो गया, पाई। ठीक है, फेज हो गया इसका पाई, फेज हो गया पाई, पाई फेज। चल आ जाओ, आ गए सब लोग, चलें शुरू करें। लिखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग velocity of sound in air, या speed of sound in air। factors affecting speed of sound in air, speed of sound in air। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। कौन कौन सा फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ये आपने फॉर्मूला लिखा था, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा p अपॉन रो, लिखा था कि नहीं। और एक फॉर्मूला हमने और लिखवाया था, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा RT/m। ये दो फॉर्मूले हो गए थे कल की कहानी में, हुए थे कि नहीं बताओ। यस सर। गामा p/रो या v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा RT/m, जहां r क्या है, कांस्टेंट है, t टेम्परेचर है, गामा गैस कांस्टेंट जिसको आप कहते हो Cp/Cv, गामा इज इक्वल टू Cp/Cv होता है। रुद्रोष्म स्पेक्ट्रम में गामा कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है, ये है Cp, इसका वैल्यू होता है Cp/Cv।
Cp अपॉन Cv। Cp क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और Cv है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ठीक है, ये थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक है तो कोई नहीं। ठीक है, आप देखो तो गामा RT बाई एम, आर एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, T टेम्परेचर है, M क्या है? एटॉमिक वेट। M क्या है? एटॉमिक वेट। ठीक है, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि क्या क्या इसको अफेक्ट कर सकता है। इस स्पीड को कौन कौन साउंड, एयर साउंड की स्पीड को, एयर में साउंड की स्पीड को कौन कौन अफेक्ट कर सकता है। तो पहला लिख लो डेंसिटी। कौन? डेंसिटी। डेंसिटी जिसकी ज्यादा होगी, जिस मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होगी, जिस मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होगी वहां साउंड की स्पीड कम होगी। होगी कि नहीं होगी बताओ? क्योंकि इस वेलोसिटी या स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/ρ। कांस्टेंट प्रेशर पे जिस मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होगी, जिस मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होगी उस मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड कम होगा। यस सर। क्लियर है? तो डेंसिटी ऑफ मीडियम, डेंसिटी ऑफ मीडियम। दूसरा लिख लो मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी नाम सुना है? Yes, sir. Humus. ह्यूमिडिटी, हुमस, मॉइस्चर जिसको कहते हैं। सर्दी में, सॉरी बरसात में बदरी उदरी होती है तो आप देखो साउंड बहुत तेज सुनाई देता है। साउंड बहुत तेज सुनाई देता है। साउंड तेज इसलिए सुनाई देता है कि वेपर का जो डेंसिटी होता है एयर के रेस्पेक्ट में कम होता है। वेपर की डेंसिटी, क्योंकि वेपर की जो डेंसिटी है ना एयर के रेस्पेक्ट में क्या होती है? रेस्पेक्ट में कम होती। तो एयर के रेस्पेक्ट में अगर वेपर की डेंसिटी, क्योंकि ह्यूमिडिटी क्या है एक्चुअली में? वेपर ही तो है, तो उसकी डेंसिटी एयर के रेस्पेक्ट में कम होती। तो एयर के रेस्पेक्ट में कम होने से चूंकि डेंसिटी कम है तो स्पीड क्या हो जाएगा? ज्यादा। ज्यादा, क्योंकि इस डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड, या स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल डेंसिटी। तो आप लिख लेना इस बात को कि डेंसिटी कम होने की वजह से, चूंकि वेपर की डेंसिटी, ह्यूमिडिटी क्या है? वेपर, एक्चुअली वाटर वेपर होता है मॉइस्चर में, मतलब इसमें एयर में, एयर में वाटर वेपर होने की वजह से मॉइस्चर प्रोड्यूस होता है, मॉइस्चर होता है वो। तो अगर अगर इसमें एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है, इसका मतलब है कि वहां मॉइस्चर है। मॉइस्चर होने का मतलब है कि उसकी डेंसिटी कम होगी एयर के रिस्पेक्ट में। इसलिए कहते हैं कि एयर के रिस्पेक्ट में अगर उसकी डेंसिटी कम है तो डेंसिटी कम होने की वजह से स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि जब बरसात होती है या बरसात के बाद या बदरी जब है तो आप देखो कि बदरी में स्पीड क्या होती है? साउंड की बढ़ जाती है, और इन कंपैरिजन टू नॉर्मल डेज के। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इस बात को, ह्यूमिडिटी होने से डेंसिटी कम हो जाती है, डेंसिटी कम होने से स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाता है। ठीक, तो स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड ह्यूमिडिटी में बढ़ेगा कि घटेगा? स्पीड ऑफ साउंड इन ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगा, लिख लो बढ़ जाएगा, स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाएगा। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट? ये तो हो गया दूसरा, ह्यूमिडिटी। तीसरा टेम्परेचर लिख लो, ये सेकंड है ह्यूमिडिटी, थर्ड है टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई? तापमान का। तापमान बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। देखो देखो इधर, वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा RT बाई एम। यस सर। यस सर। फॉर्मूला है ना?
अब यहाँ अगर ये देखो कि अगर ये किसी गैस के लिए ये तीनों चीज, चूंकि आर तो कांस्टेंट होता है, गैस किसी पर्टिकुलर गैस के लिए वाई कांस्टेंट है या गामा कांस्टेंट होता है, और किसी पर्टिकुलर गैस के लिए एम भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो अगर ये तीनों चीज कांस्टेंट है तो स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है, प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर कर रही है कि नहीं बताओ। यस सर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी। क्लियर है? टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। लिख लो, स्पीड विल इंक्रीज व्हेन टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर विल इंक्रीज। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर विल इंक्रीज। एक क्वेश्चन बना लो छोटा सा कि लिखो द वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 330 मीटर पर सेकेंड। द वेलोसिटी ऑफ साउंड at 0 degree centigrade is 330 meter per second. Sir, 0 degree centigrade is 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 330 मीटर पर सेकेंड है। At what temperature the speed of sound is 660 meter per second? At what temperature speed of sound is will 660 meter per second? At what temperature speed of sound will 660 meter per second? जल्दी से बनाओ, बहुत आसान क्वेश्चन है, हेड से बनेगा आपसे, जल्दी जल्दी बनाओ। कितना आया? टेम्परेचर को किसमें लोगे? टेम्परेचर मस्ट बी टेकन इन केल्विन। टेम्परेचर मस्ट बी टेकन इन केल्विन। केल्विन में टेम्परेचर क्या होता है? केल्विन में टेम्परेचर होता है टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। यही तो टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। तो आप देखो टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना था, केल्विन में अगर देखोगे तो 273 था। 0 प्लस 273 हो जाएगा, तो टेम्परेचर इन केल्विन हो जाएगा, टेम्परेचर इन केल्विन मान लो T1 है, वो हो जाएगा 273 केल्विन होगा। ठीक है, ठीक है। और इस टेम्परेचर पे वो कह रहा है कि वेलोसिटी कितनी है, 330 मीटर पर सेकेंड। तो पूछ रहा है कि T2 पे का क्या होगी वेलोसिटी जब T2 क्या टेम्परेचर होगा T2 जब स्पीड हो जाएगी 660 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे लगता है आप लोग बना लोगे इसे, नहीं बनेगा ये आपसे। अरे भाई V इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट T है ना, ठीक है। तो अगर हम देखें V1 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K अंडर रूट T1, तो V2 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K अंडर रूट T2, क्योंकि K ये चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि K क्या है, कांस्टेंट है। K क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट चेंज होने वाला नहीं है। V1 इज इक्वल टू K अंडर रूट T1 और V2 इज इक्वल टू K अंडर रूट T2। तो आप देखो V1 बाई V2 क्या हो जाएगा, क्योंकि आपसे V1 की वैल्यू दी हुई है, V2 पूछ रहा है, तो V1 बाई V2 क्या हो जाएगा। मुस्कान नहीं बना क्या बेटा? sir 19 Kelvin। हाँ यही कुछ आएगा। Celsius। V1 बाई V2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ T1 अपॉन T2। देखो मैं सारे फॉर्मूले पे सिर्फ क्वेश्चन आपको छोटा छोटा बनवा के दिखा दे रहा हूं ताकि ये फॉर्मूला याद हो जाए। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, ये आपने देख लिया, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार इंफेसाइज फॉर्मूले पे कर रहा हूं कि बच्चे फॉर्मूला ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो V1 बाई V2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T1 बाई T2। V1 की वैल्यू आपकी या V1 स्क्वायर अपॉन V2 इज इक्वल टू
V2 स्क्वायर, अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट स्क्वायर करना चाहो स्क्वायर कर लो, नहीं तो ऐसे ही 330 डिवाइडेड बाई व्हाट, V2 की वैल्यू कितनी है 660 है ना, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T1, T1 कितना है आपका 273 और T2 कितना है नहीं पता, T2 निकालना है, तो ये हो जाएगा 330 2 जा 260, ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा ना। तो बताओ बच्चे, अंडर रूट ऑफ 273 डिवाइडेड बाई T2 इज इक्वल टू 1/2 या 273 डिवाइडेड बाई T2 इज इक्वल टू 1/4, तो T2 कितना हो गया बोलो, 273 इंटू 4 कितना आया ये, 4 3 12, 4 7 28, 4 7 28 है 29 और 4 दूना 8 और 2 10, 1092 केल्विन आया। और फिर उसके बाद उसको 273 से माइनस कर देंगे। डिग्री सेल्सियस में निकालोगे तो T2 इज इक्वल टू हो जाएगा इन डिग्री सेल्सियस 1092 माइनस 273, ये हो गया 819 डिग्री ये सेल्सियस। हो गया डिग्री सेंटीग्रेड। ये किस में हो गया, डिग्री सेंटीग्रेड। तो डिग्री सेंटीग्रेड में आया कितना 819 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, मैं सिर्फ क्या पढ़ा रहा हूं आपको, अच्छा ये बताओ, कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं इसमें, 2-4 फॉर्मूले हैं वो याद करो आप, इसी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। देखो फटाफट, अब आ जाओ, ये हो गया टेम्परेचर का इफेक्ट, तो हमने देख लिया डेंसिटी का इफेक्ट, हमने देख लिया मॉइस्चर का इफेक्ट, हमने देख लिया टेम्परेचर का इफेक्ट, अब हम देखते हैं प्रेशर का इफेक्ट। इसका इफेक्ट प्रेशर का, तो लिखो प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KP बाई रो है। यस सर। तो अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वेलोसिटी उसकी या स्पीड उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। नहीं होता ऐसा नहीं होता। नहीं होता। लिखो प्रेशर का इफेक्ट स्पीड पे नहीं पड़ता है, लिखो इस बात, समझाता हूं मैं आपको, प्रेशर का इफेक्ट किस पे नहीं पड़ता है, स्पीड पे नहीं पड़ता है। इस बात को लिखो फिर समझाता हूं कैसे, आ जाओ देखो फार्मूले में आपका है P बाई रो है ना, यस बाई रो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए तो उस समय जो गैस का इक्वेशन है वो होता है PV इज इक्वल टू आपका क्या, PV इज इक्वल टू आपका गैस इक्वेशन होता है PV इज इक्वल टू आपका NRT, यस PV इज इक्वल टू NRT गैस इक्वेशन है, और N इज इक्वल टू M/M हमने पढ़ा है कल, ठीक है। अब देखो PV इज इक्वल टू NRT, टेम्परेचर कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, R कांस्टेंट, तो PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर PV इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, ये बताओ, PV इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। इसको कौन सा लॉ कहते हैं बताएं आप लोगों को, बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, डाल्टन्स लॉ है ना, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको कहते हैं बॉयल्स लॉ। अब देखो प्रेशर हो गया, सॉरी टेम्परेचर हो गया कांस्टेंट, तो प्रेशर और वॉल्यूम दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, प्रेशर और वॉल्यूम दोनों मिलके कांस्टेंट हो जाएंगे। अब आप ध्यान से देखो कि वॉल्यूम सॉरी P इंटू V इज इक्वल टू कांस्टेंट का क्या मतलब है, अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटना चाहिए। यस सर। मेरे साथ ना जो है, देखो इधर मेरे साथ आप एक बार देख लो इसको कि अगर PV इज इक्वल टू कांस्टेंट का क्या मतलब है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ध्यान से समझना, चूंकि ये पढ़ाया नहीं है मैंने, ठीक है, और आपने पढ़ा होगा ये मैं जानता हूं।
तो आप Yes, देखो इसको थोड़ा सा समझ लो कि पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब, जैसे सपोज करो कि हम कुछ इसकी वैल्यू ले लेते हैं, जैसे पीवी इज इक्वल टू हम मान लो 10 ले लिए, कांस्टेंट है 10 ले लिया हमने, पी इंटू वी का मल्टीप्लीकेशन 10 हो गया। तो अब अगर हम प्रेशर को 2 करेंगे तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 5 yes, होगा कि नहीं होगा बताओ? क्योंकि प्रेशर होगा और वॉल्यूम मिलके क्या होना चाहिए? 10। तो प्रेशर को अगर हमने 2 कर दिया तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 5। और अगर प्रेशर को हमने 4 कर दिया तो वॉल्यूम कितना हो गया? 10/4. 10/4। तो वॉल्यूम घटा कि बढ़ा? घटा। घटा। Yes, घट रहा है ना? जैसे प्रेशर हमने बढ़ाया, Yes, sir. 2 से 4 कर दिया तो वॉल्यूम घट गया। प्रेशर को 5 Yes, कर sir. दो तो वॉल्यूम 2 हो गया। yes, प्रेशर को Yes, sir. 7 कर दो तो वॉल्यूम और घट गया। तो कहने का मतलब अगर आप और प्रेशर बढ़ाओगे घटेगा। तो वॉल्यूम कम होगा. घटेगा। घटेगा, कमेगा। वॉल्यूम घटने का क्या मतलब है? ध्यान से समझना। वॉल्यूम घटने का मतलब है वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है मास अपॉन डेंसिटी। Yes, किसी पार्टिकल या किसी किसी जो है किसी उसका क्या, किसी गैस का मास तो कम नहीं होगा ना कि मास कम हो जाएगा? no, sir. तो मास नहीं कम होगा, इसका मतलब है कि अगर वॉल्यूम घट रहा है तो डेंसिटी बढ़ रहा होगा। Yes, sir. नहीं आई बात समझ में? Yes, sir. क्लियर है? वॉल्यूम घट रहा होगा, Yes, इसका sir. मतलब डेंसिटी बढ़ रहा बढ़ेगी. होगा। तो बढ़ेगी। कहने का मतलब है कि अगर हम यहां से देखें कि वॉल्यूम को अगर यहां से हम निकालें तो वॉल्यूम हो जाएगा P इंटू एम अपॉन रो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। वॉल्यूम की जगह हमने क्या रख दिया? एम अपॉन रो। रो। अब एम अपॉन रो हमने रख दिया। अब देखो वॉल्यूम अगर चेंज हो रहा है इसका मतलब डेंसिटी चेंज होगी उसकी, क्योंकि मास उसका क्या रहना है? कांस्टेंट। Constant. अब देखो एम पी Constant. इंटू एम अपॉन रो इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब देखो अगर एम कांस्टेंट है आपका, जैसा कि है किसी भी गैस का मास क्या रहेगा? कांस्टेंट, Constant. वो चेंज तो नहीं। तो देखो ये हो जाएगा, इसका मतलब है कि P अपॉन रो, यहां देखना, P अपॉन रो इंटू एम इज इक्वल टू कांस्टेंट। Yes, अब sir. ये कांस्टेंट है, इसको इधर ले जाओ, डिवाइड करो, तब भी तो जो टर्म मिलेगा वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो कहने का Yes, मतलब sir. P बाई रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। Constant. क्लियर? P बाई रो इज इक्वल टू कांस्टेंट का क्या Yes. मतलब हुआ कि अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो डेंसिटी बढ़ेगी. बढ़ेगी, प्रेशर घटाओगे तो डेंसिटी घटेगी. घटेगी। घटेगी। क्यों? क्योंकि इसका रेशियो क्या रहना है? कांस्टेंट रहना है। Constant रहना प्रेशर है। बढ़ाया डेंसिटी बढ़ी, प्रेशर घटाया डेंसिटी घटी। क्यों? क्योंकि P बाई रो क्या होना है? कांस्टेंट। तो आप देखो अपने Constant. फॉर्मूले में बच्चे, स्पीड इज इक्वल टू गामा इंटू पी अपॉन रो है कि नहीं है? Yes, sir. तो Yes, प्रेशर sir. बढ़ाओगे तो डेंसिटी बढ़ेगी, क्योंकि ये बढ़ेगी। पूरी वैल्यू क्या रहनी है? Constant. Constant. तो क्या मेरे क्वेश्चन का मतलब समझ में आया कि क्या Yes, sir. प्रेशर का इफेक्ट वेलोसिटी या स्पीड ऑफ साउंड पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं। नहीं नहीं बढ़ेगी. पड़ेगा। स्पीड ऑफ साउंड पे प्रेशर का कोई इफेक्ट। नहीं पड़ेगी. तो जो ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है, स्ट्रेट। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्पीड ऑफ साउंड। जबकि सीधा सीधा लग रहा था कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो स्पीड बढ़ जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। तो लिख लेना, क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि P बाई रो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। P बाई रो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। P बाई रो के कांस्टेंट होने की वजह से, P बाई रो के कांस्टेंट होने की वजह से ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा। कि होगा? ये चेंज नहीं। तो प्रेशर का कोई इफेक्ट स्पीड ऑफ साउंड पे नहीं पड़ता, स्पीड ऑफ साउंड पे नहीं। ठीक है भाई, क्लियर है? Yes, sir. ठीक। अब देखो
अगला टॉपिक लिखो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। प्रिंसिपल ऑफ superposition of waves. What is the meaning of superposition of waves? सुपरपोजिशन क्या होता है? दो वेव का, इसमें जब भी कहानी होगी किसकी होगी? टू वेव, दो वेव की। कितने वेव की? दो। टू वेव्स। दो वेव का मिलना, दो वेव का मिलना, सुपर इंपोज करना, मिलना। दो वेव, मान लो एक वेव है सपोज y1, और वो है y1 इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी। ठीक है। दूसरी एक वेव है मान लो y2, और वो है आपकी a साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5। दो वेव हमने दे दी। इन दोनों वेव के बीच अगर हम फेज डिफरेंस पूछे आपसे कि इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितने का है, तो आप बता सकते हो कितना फेज डिफरेंस है? फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस ओमेगा का कितने का है? पहली वाली का फेज कितना है? ए साइन के एक्स माइनस साइन नहीं आएगा उसमें, फेज मतलब एंगल बच्चे। पहली वाली का एंगल कितना है? के एक्स माइनस ओमेगा टी, और दूसरी वाली का एंगल कितना है? के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5। दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है? 5। बात समझ में आई यस सर, कि नहीं आई? सर आ गई। क्लियर है? यस सर। ओके। तो अब देखो इन दोनों के बीच जो फेज का डिफरेंस है, फेज डिफरेंस समझ में आया? मान ले कि ये देखो इसका फेज, ये इस वाली का फेज कितना होगा? मान लो ये φ1 है, इसका फेज कितना होगा? के एक्स माइनस ओमेगा टी जो एंगल है उसका यही तो है। यस सर। और दूसरी जो वेव है उसका फेज कितना है? ये है φ2 इज इक्वल टू के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5। दोनों के बीच फेज का डिफरेंस कितने का है? फेज का 5। डिफरेंस देखो, ओमेगा φ1 में से φ2 घटा दो या φ2 में से φ1, तो φ2 माइनस φ1 अगर करें तो φ2 माइनस φ1 कितना होगा? ये वाला टर्म माइनस हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बचेगा कितना? 5। बचेगा कि नहीं बचेगा ये बताओ? यस सर। अच्छा एक चीज मैं और पूछता हूँ, थोड़ा थोड़ा, चूंकि मैं आपको, मुझे देना पड़ेगा, मुझे लगता है कि ना देना पड़ेगा, बिना दिए काम नहीं चलेगा। जैसे सपोज करो दो वेव्स, सपोज करो मैंने दो वेव्स दे दिया बच्चे, सपोज करो दो वेव्स है, एक वेव है ऐसे चल रही है, ऐसे, ठीक, कोई दिक्कत? नो सर। कहां से शुरू हुई है? टी इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल से शुरू हुई है? नहीं, टी इज इक्वल टू 0 पे इसका एंगल कितना है? अगर आप सोच लो इसको, ये वाला किसका कर्व है? अच्छा ये बताओ, इधर जब मूव कर रही है तो क्या ये एक्स टी है? और इधर क्या होगा? वाई। इधर एक्स और टाइम दोनों होता है, एक्स और टाइम दोनों होता है, इधर क्या है? वाई। ठीक है, अब ध्यान से देख, यहां से शुरू हुआ मतलब टी इज इक्वल टू 0 से, ये हो गई पहली वेव। दूसरी वेव हमने चला दी मान लो यहां से हमने चला दी ऐसे। अब मैं आपसे पूछूं, ये सेकेंड वेव है, जो सफेद वाली है ये सेकेंड वेव है। मैं आपसे पूछूं बच्चे कि ये बता इन दोनों के बीच फेज का डिफरेंस कितने का है? फेज का डिफरेंस कितने का है बता सकते हो क्या आपको? बिल्कुल बता सकते हैं सर। देखो ध्यान से समझना, सुनते रहना। फेज का डिफरेंस कितने का है? देखो ये जब वेव t इज इक्वल टू 0 पे यहां से चलना शुरू हुई है, उसी समय ये यहां से स्टार्ट हुई,
या कुछ समय बाद सपोज करो यहां से स्टार्ट, ठीक है। yes sir, अब देखो कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट t इज इक्वल टू 0 माने, हम लोग टाइम को कांस्टेंट कर देते हैं कि t इज इक्वल टू 0 से हमने मान लिया कि दोनों को स्टार्ट किया है, तो t इज इक्वल टू 0 से अगर आप देखो ध्यान से, तो ये वाली जो वेव है, पहली वाली वेव कितना चल चुकी है, पाई। देखो ये देखो, यहाँ 0 है, यहाँ आपका π/2 होता है, यहाँ कितना है पाई, कितना है पाई, और यहाँ कितना होता है, ये हम ये हरी वाली वेव के लिए बता रहे हैं, हम ये ग्रीन वाली वेव के लिए बता रहे हैं आपको। यहाँ कितना एंगल होता है 3π/2, यहाँ कितना एंगल होता है भाई, ग्रीन वाली वेव के लिए सिर्फ कहें तो यहाँ कितना एंगल होता है 2π, कितने का, 2π का। अब देखो जब ये पाई चल चुका है तब दूसरी वाली स्टार्ट हुई है कि नहीं हुई है, yes sir, जब ये पाई चल चुका है, कौन पाई चल गया है, ये ग्रीन वाली जब पाई चल चुकी है तब व्हाइट वाली शुरू हुई है। yes sir, तो कितने एंगल का डिफरेंस दोनों में है, sir पाई का, पाई का। देयर इज पाई फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू। yes sir, नहीं आई बात सुन, sir आ गई, पक्का ना, ध्यान से समझना, मैं फेज डिफरेंस आपको बता रहा हूं, और ये फेज डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है आपको, ये जानना बहुत जरूरी है कि फेज डिफरेंस, अगर दो वेव्स है तो कितना फेज डिफरेंस है, इसमें इन दोनों में कितना फेज डिफरेंस है, या कोई और तीसरी वेव है तो उसके और इनके बीच कितना फेज डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे कहूं कि ये देखो, ये मान लिया हमने एक वेव, सपोज करो ऐसा मान, अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आया तो मुझे बताना कि इन दोनों के बीच कितने का फेज डिफरेंस है। देखो कोई भी वेव है, अगर हम उसका इक्वेशन लिखते हैं, तो इक्वेशन तो आपका y = a sin kx - ωt होता है, साइनोसॉइडल वेव भी कहते हैं इसको। लेकिन इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर वो t = 0 है, तो t = 0 पे इसका एंगल कितना होगा, जीरो, phi या थीटा क्या होगा, 0 होगा, थीटा 0 होगा, ठीक है। यहाँ phi = 0 मान, ठीक है। फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये उसका मैक्सिमम है, मैक्सिमम साइन कब होता है, π/2 पे, तो यहाँ हो जाता है π/2, इसको लिखना चाहो लिख सकते हो। और यहाँ कितना हो जाता है, फिर से वो मिनिमम पे आ जाता है, फिर से जब मिनिमम पे आ जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, पाई, ठीक है। फिर से यहाँ कितना हो जाता है, 3π/, फिर से यहाँ कितना होता है 2π। और इसको हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं, देखो सर्कल से, सर्कल, ठीक, सर्कल से क्या, जैसे यहाँ से एक पार्टिकल चलना शुरू हुआ, यहाँ से चलना शुरू हुआ, ये पार्टिकल यहाँ से जब यहाँ पहुंच जाएगा तो उस समय हम कहते हैं कि एक्स में चला हुआ या सर्कल में चला हुआ जो पार्टिकल है, उसके कारण वाई में उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। वो वाई में जो डिस्प्लेसमेंट है वो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, किसका डिस्प्लेसमेंट है, पार्टिकल का। तो देखो अगर हम यहाँ से चलें तो यहाँ देखो, ये आपका हो गया एक्स, ठीक, और ये आपका क्या हो गया, वाई, ठीक है। तो यहाँ से चला हमने, और यहाँ से जब यहाँ पहुंचे तो क्या वाई में मैक्सिमम हो गए, हाँ हो गए सर, वाई में मैक्सिमम हो गए, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ चले तो क्या वाई में फिर से मिनिमम हो गए, दैट इज 0। फिर से यहाँ गए तो वाई में फिर से क्या हो गए, मैक्सिमम, लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में, और यहाँ से यहाँ गए तो वाई में फिर से क्या हो गए, 0। तो कहने का मतलब है कि आप ऐसे चलते रहो, और वाई का जो डिस्प्लेसमेंट है, तो पहले इधर से इधर की तरफ ये मैक्सिमम, फिर उसके बाद इधर से इधर आओगे तो फिर ये नीचे उतरना शुरू होता है, फिर उसके बाद और नीचे आओगे तो ये यहाँ नीचे चला जाता है, फिर उसके बाद ये, ठीक है। तो एक उसमें इधर मैक्सिमम 0 से लेके मैक्सिमम तक, फिर मैक्सिमम से लेके 0 तक, फिर 0 से लेके मिनिमम तक, फिर मिनिमम से लेके 0 तक, इसे कहते हैं एक साइकिल कंप्लीशन। एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना डिस्प्लेस हुआ ये, यहां से यहाँ, ठीक है, ठीक है। अब देखो तो एक साइकिल में ये हो गया 0, ये आपका हो गया π/2, ये हो गया पाई, ये हो गया 3π/2, ये हो गया 2π, ठीक। इस चीज को आप याद कर लो या लिख लो इसे, ठीक। t = 0 पे शुरू हुआ, phi = 0,
π/2 पे जब पहुंचेगा उस समय टाइम कितना होगा, ये मैंने भी बताया था अभी आपको, t/4। जब ये पाई पे पहुंचेगा उस समय टाइम कितना होगा, ये होगा t/2। इस समय जब ये 3π/2 पे पहुंचेगा उस समय टाइम कितना होगा, इस समय टाइम होता है 3t/4। और यहां जब पहुंचेगा उस समय टाइम होता है t। ठीक है, यहां जब पहुंचेगा उस समय टाइम कितना होता है, ठीक। ये हो गई एक वेव की कहानी। अब ऐसे ही, अब देखो यार, एक्चुअली पीरियोडिक फंक्शन पढ़े हो आप लोग? एक ही पाथ को बार बार क्या करे कोई पार्टिकल, रिपीट करे। एक ही पाथ को बार बार रिपीट करे तो उसको कौन सा मोशन कहते हैं, पीरियोडिक मोशन। एक साइकिल के बाद फिर से दूसरी साइकिल वही, जैसे आप एक किसी ग्राउंड का एक चक्कर आपने लगा लिया, तो क्या आप उसे कहते हो कि एक साइकिल कंप्लीट कर लिया? Yes, फिर जहां से आपने शुरू किया था फिर वहीं से घूम के फिर आ गए, क्या दूसरा चक्कर कंप्लीट हो गया? yes, sir. फिर आप घूम के फिर से वहीं आ गए, क्या तीसरा चक्कर कंप्लीट हो गया? चक्कर कैसे गिनते हो आप? यहां से चले दौड़ते हुए फिर वहीं पहुंच गए, तो क्या एक चक्कर हो गया? Yes, sir. फिर से वहां से दौड़े फिर से वहीं पहुंच गए, क्या दूसरा चक्कर हो गया? Yes, और sir. बार बार इस चीज को कहते हो, इस चीज को बार बार आप जो है रिपीट कर रहे हो, तो रिपीटेड मोशन ही क्या कहलाता है, Periodic motion. पीरियोडिक मोशन। जैसे सन जो जैसे चांद है, चांद किसके राउंड बार बार घूमता रहता है, धरती माता के राउंड, और कितने Yes, दिन sir. में एक चक्कर लगा लेता है, तो आप कहते हो 29.5 days कुछ है ऐसा, है ना? Yes, sir. कितने दिन में वो एक चक्कर लगा लेता है। जैसे जैसे अर्थ सन के राउंड घूमती है, तो अर्थ सन के राउंड एक चक्कर करने में कितना समय लगाती है, 365. 365 या 364 days and 6 hours, इतना ही तो, Yes, sir. ठीक। और 4 साल में एक बार क्या कर लेती है वो, 6 आवर का जो है ना, 4 साल में 24 आवर हो जाता है, इसीलिए फरवरी 29 की हो जाती है। अरे कुछ आ रहा है ना, ज्योग्राफी पढ़े हो ना आप लोग? Yes, sir. ठीक है, अब देखो इधर, अब ध्यान देखो, ये हो गया, ये कंप्लीट हो गया। फिर से अगर बढ़ाएंगे तो यही बार बार रिपीट होता रहेगा, इसीलिए ये पीरियोडिक है। साइन कैसा कर्व बनाता है, पीरियोडिक फंक्शन है। साइन कैसा फंक्शन है, कॉस, नहीं पढ़ा रहा फंक्शन, छोड़ो, खैर इधर आओ। अब देखो, एक वेव हमने दे दिया, ये एक वेव हमने दे दिया, ये सपोज करो। अब एक चक्कर के बाद यहां से लेके यहां तक पहुंचा, फिर उसके बाद फिर से वही देखो रिपीट हुआ, फिर आगे बढ़ोगे फिर से वही रिपीट होगा। ठीक है, तो ये वेव नंबर 1 हो गई और ये वेव नंबर 2 हो गई। ठीक है, वेव नंबर 2, दोनों के बीच कितने फेज का डिफरेंस है, दोनों के बीच कितने फेज का डिफरेंस है। जब ये पॉजिटिव में चलना शुरू हुआ है, ये वाई है, ये वाई है, बच्चे ध्यान से देख, वेव जब 1 पॉजिटिव में चल रही है उस समय वेव 2 किस में चल रही है, नेगेटिव में। और वेव मतलब मतलब आप कह रहे हो अपने घर में अपने भाई से, ठीक है, या सिस्टर से, कि जो है कि बच्चे उधर या बहन उधर ही चल जिधर मैं चल रही हूँ, वो कह रही है नहीं तुम जिधर चलोगी मैं उसका उल्टा चलूंगी, तो कितने का डिफरेंस हो गया आपके और उसके बीच में, सर 180 का। 180 का। समझ में आया कि नहीं? यस सर आया। ये किधर चल रही है, पॉजिटिव में। पॉजिटिव मतलब y इधर इसके इस एक्सिस के ऊपर y क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव, इस एक्सिस के नीचे y नेगेटिव। तो ये चल रही है पॉजिटिव में, उसी समय ये किस में चल रही है, नेगेटिव। नेगेटिव में। तो दोनों के बीच फेज कितने फेज का डिफरेंस हो गया, पाई का। पाई का। तो यहां लिख सकते हो आप, देयर इज फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज पाई।
कितने का फेज डिफरेंस है? पाई का पाई 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 फेज डिफरेंस। ठीक है, अब देखो यही अगर कहानी मैं थोड़ी सी ऐसी बना दूं, आप बताना फेज डिफरेंस, यस आप बताना फेज डिफरेंस बच्चे। देखो आप बताना फेज डिफरेंस कितने का है? ये वेव नंबर 1 है, ये वेव नंबर 2 है, दोनों के बीच फेज डिफरेंस बताइए। तो पाई बाई 2 गुड, पाई बाई 2 का, पाई बाई 2 का। जब ये ध्यान से समझो, जब पहली वाली अपने मैक्सिमम पे है, ध्यान से देखो, जब पहली वाली अपने मैक्सिमम है मैक्सिमम पे कब होगी? जब एंगल कितना होगा? पाई बाई 2। नहीं आई बात समझ में? सर आ गई जब पहली वाली अपने मैक्सिमम पे है उस समय दूसरी वाली अपने 0 पे है। जब ये मैक्सिमम पे है उस समय ये 0 पे है। फिर जब ये देखो, थोड़ी सी गलत बना है, मुझे यहाँ बनाना चाहिए था इसका मैक्सिमम, थोड़ा सा गलत बन गया है ये। ठीक है, इसको सही कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, जब ये अपने मैक्सिमम पे है पहली वाली, उस समय दूसरी वाली 0 पे है। और यहाँ देखो, जब ये पहली वाली 0 पे हुई तो उस समय ये फिर से मैक्सिमम पे हो गई। यस सर क्लियर है? 0 Yes. मतलब y में 0। फिर जब ये दूसरी वाली 0 पे हुई उस समय पहली वाली उसके मैक्सिमम पे है लेकिन निगेटिव में है। ठीक, यस सर इन दोनों के बीच कितने का फेज डिफरेंस हुआ? पाई बाई 2 का पाई बाई 2 का। दैट इज फेज डिफरेंस बिटवीन दीस टू इज पाई बाई 2। अच्छा, कोई पूछे आपसे पाथ डिफरेंस कितने का है? पाथ डिफरेंस कितने का है? तो आपने फार्मूला पढ़ा है, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू, बोलो क्या फार्मूला बताया था मैंने? 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। डिफरेंस आया था कि नहीं आया था? यस सर आया था 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। अगर दोनों का लैम्डा कांस्टेंट है तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई? पाथ डिफरेंस हो जाएगा इज इक्वल टू, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अरे हाँ यार सही कह रहा है ये। फेज डिफरेंस कितने का है? पाई बाई 2 का है। इधर से लैम्डा ऊपर चला जाएगा, 2 पाई नीचे आ जाएगा, पाई पाई को खा जाएगा, तो हो जाएगा लैम्डा बाई 4 होगा कि नहीं होगा? और लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ क्या होती है? दो क्रस्ट, दो ट्रफ, सक्सेसिव क्रस्ट या सक्सेसिव ट्रफ के बीच की क्या? डिस्टेंस डिस्टेंस। या जहां से शुरू हुआ है और जहां 2 पाई पे खत्म हो रहा है उनके बीच की दूरी भी क्या होती है? लैम्डा। तो अब ध्यान से देखो, अगर आपको दिख रहा हो तो मैं दिखा देता हूं पाथ डिफरेंस कैसे लैम्डा आया। देखो इधर, क्या पहली वाली वेव का ये पाथ डिफरेंस है? यस सर ठीक, अच्छा, पहली वाली का ये पाथ डिफरेंस है भाई। क्या दूसरी सॉरी वो लैम्डा है। क्या दूसरी वाली का ये लैम्डा है? ये अब देखो कितने का डिफरेंस आया, इसी का तो आया। यस सर नहीं आई बात समझ में? ये लैम्डा, और मान लो कि यही यहाँ पे ये चीजें हैं। अगर भाई डिफरेंस देखना है तो कहीं एक लेवल तो ऐसा लोगे ना जहां की दोनों बराबर होंगे। भाई दो लोगों के बीच देखना है कि किसकी हाइट ज्यादा है किसकी कम है, तो आपको एक सरफेस ऐसा रखना होगा जिसपे दोनों को खड़ा करना होगा कि नहीं करना होगा?
Yes, sir. ठीक है, तो हमने मान लिया कि यहाँ वो सरफेस है, सपोज करो यहाँ, तो इनके बीच डिफरेंस कितने का हो गया? देखो जब ये लैम्डा जब ये कंप्लीट हुआ तो अभी भी ये कंप्लीट नहीं है, इसका मतलब है इधर अगर आप चलो, यहाँ हमने दे दिया, अगर आप इधर चलो तो ये हो गया। देखो अगर ये पूरा लैम्डा है तो इसके लिए हाफ के लिए क्या हो जाएगा? ये लैम्डा बाई 2, 2. ठीक, लैम्डा बाई 2 होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. होगा. क्लियर है? लैम्डा बाई 2, अरे यार ये लैम्डा बाई 4 होना चाहिए ना, लैम्डा बाई Yes. 4, Four. तभी मैं कहूँ यार गलत क्यों हो रहा है। ये लैम्डा बाई 2 हो गया। तो अब देखो जब ये मैक्सिमम पे था तब ये शुरू हुआ, मैक्सिमम पे कब होगा? अपने आधे पे होता है, तो ये हो गया लैम्डा बाई 2। तो इसका मतलब ये कितना हो गया बच्चे? ये वाला लैम्डा बाई 4, इसका आधा मतलब लैम्डा बाई 4। तो कितना पाथ डिफरेंस हो गया इनके बीच? लैम्डा बाई 4 का। कितने का पाथ डिफरेंस? लैम्डा बाई 4। 4. अच्छा अब देखो ये दिखा देता हूं मैं एक और, क्योंकि हमको इंटरफेरेंस पढ़ाना है और इंटरफेरेंस पढ़ाने के लिए जरूरी है कि ये सब आपको आना चाहिए। दूसरी वेव ऐसी है, ऐसी, ये वेव नंबर 1 हो गई, ये वेव नंबर 2 हो गई। मेरे बच्चों मुझे बताओ दोनों के बीच कितना पाथ डिफरेंस, सॉरी फेज डिफरेंस है? दोनों के बीच कितना फेज डिफरेंस है? Sir, 0 का. 0 का। देयर इज फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज 0, 0 का फेज डिफरेंस है। तो पाथ डिफरेंस कितने का होगा? याद करो फॉर्मूला, पाथ डिफरेंस कितने का होगा? अगर फेज डिफरेंस 0 का है तो फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इनटू Into पाथ डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सिखा रहा हूं आपको, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स में जब इंटरफेरेंस आप पढ़ना शुरू करोगे, जब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ना शुरू करोगे तो इसका बड़ा यूज आता है, और वहां तब आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मुझे इसे पढ़ाना मजबूरी है और ये बात जरूरी है। इसको समझने के, इसको वेव ऑप्टिक्स को समझने के लिए आपको इसे समझना पड़ेगा, ठीक है? Yes, sir. ठीक है, और अभी ऑर्गन पाइप्स आता है, नोट एंटी नोट्स आता है, आप जो है वो बांसुरी वाला क्वेश्चंस आता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? यस सर। तो समझना जरूरी है भाई। तो फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। अब बताओ फेज डिफरेंस कितने का है? 0 का। तो 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस कितने का हो गया भाई? बताओगे? 0 का. 0 का हो गया, 0 का पाथ डिफरेंस। एक और छोटा सा इधर देखो, और तो कोई आंसर ही नहीं दे रहा, पता नहीं कहाँ गए सब, किस बिल में घुसे हुए हैं सब, पता नहीं कहाँ है भाई सब, सो रहे हैं क्या? सबको लगा पता नहीं क्या शुरू किया हुआ है यार, ये समझ नहीं आ रहा कुछ भी ना, क्या आ रहा है? यस सर। पक्का? यस सर। देखो ऐसा है कि आप मेरी बात समझो, इसे नहीं समझोगे तो वाकई आपको वेव ऑप्टिक्स समझ में नहीं आए, ये गारंटेड है, ये Yes, sir. गारंटेड। अब आपको इसे समझना मजबूरी है, अगर आप नहीं समझोगे तो आपको वेव ऑप्टिक्स नहीं समझ में आए, और वेव ऑप्टिक्स समझने के लिए आपको इसे समझना जरूरी है। अब देखो इन दोनों वेव के बीच पाथ डिफरेंस कितने का है और फेज डिफरेंस कितने का है? Sir, 2 पाई का है. हैं? 2 पाई. फेज डिफरेंस 2 पाई का होगा, 2 पाई का फेज डिफरेंस होगा। पाथ डिफरेंस कितने का है? पाथ डिफरेंस कितने का है? Sir, लैम्डा का. लैम्डा का। देखो जब ये लैम्डा पहली वाली चल चुका है, पहली वाली वेव जब लैम्डा चल चुका है तो दूसरी वाली वेव चलना शुरू करें. शुरू करी है। देखो
पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस 2 पाई का हो गया इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। अगर फार्मूले से भी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ सर आप तो सही कह रहे थे, 2 पाई को खा गया, पाथ डिफरेंस कितने का आ गया, लैम्डा का। आया कि नहीं आया बताओ। यस सर। कोई तक अब ये बताओ, क्या आपको फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस निकालने में कोई तकलीफ होगी? नो सर। पक्का? यस सर। पक्का ना? यस। चले आगे। यस सर। अब आ जाओ सुपर पोजिशन पे। चूंकि वहां शुरू किए थे और सुपर पोजिशन हमको बताने के लिए दो वेव को मिलाना जरूरी था, इसलिए हमने मिलाया और हमने उसका फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस निकलवाया। अब आ जाओ सुपर पोजिशन पे। सुपर पोजिशन क्या होता है? कुछ भी नहीं है, दो वेव जिनका एम्पलीट्यूड सेम हो, एम्पलीट्यूड सेम हो, फेज में या तो डिफरेंस हो या तो ना हो, कोई जरूरी नहीं। एम्पलीट्यूड क्या हो? सेम हो। फ्रीक्वेंसी क्या हो? सेम हो। फेज में डिफरेंस हो या ना हो कोई जरूरी नहीं है। अगर मिलती हैं और दोनों प्रोग्रेसिव होनी चाहिए, दो वेव है, एक तो स्टैंडिंग वेव है, दूसरा प्रोग्रेसिव वेव है, मतलब एक चलने वाली वेव है, एक रुकी हुई वाली है। तो कौन सी क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे अभी स्टैंडिंग वेव्स के बारे में। तो दो वेव जो कि प्रोग्रेसिव है, अगर दोनों वेव या तो सेम फेज में हो या तो फेज डिफरेंस दोनों के बीच में हो, जब वो मिलती हैं तो एक नई वेव बनाती हैं। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और आप लोग बहुत उसमें, अगर आप समुद्र के किनारे गए हो या फिर आपने कभी जो है मूवी में ऐसी जो है ऐसे सीन देखे हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार समुद्र में एक लहर आती रहती है, पीछे से थोड़ी तगड़ी वाली लहर आती है तो आगे वाली लहर को और ऊंची कर देती है, या हो सकता है कि वो नीचे ले जाए। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस सर आ रही है। ठीक है। या ऐसे ऐसे लहर एक छोटी सी धीरे धीरे चल रही है, अगर मान लो हवा बहुत तेजी से या उधर से कोई बड़ी लहर आ रही है, या आप ऐसा करो, अगर जो है आपको सीखना है तो आप थोड़े तालाब अगर कहीं हो आपके आसपास तो उसमें एक छोटा सा पत्थर मारिए, फिर एक बड़ा सा मार दीजिए पत्थर, तो बड़ा वाले पत्थर की वेव थोड़ी तेज जाएगी, छोटे वाले पत्थर की धीरे धीरे जा रही होगी, तो बड़े वाले पत्थर की वेव उस छोटे वाले पत्थर की वेव को ना या तो ऊंचा कर देगी या तो खत्म कर, और ऊंचा कर देगी या तो खत्म कर, ठीक है, या तो नीचे कर सकते। तो देखो कहने का मतलब है कि दो वेव, एक वेव है y1 और दूसरी वेव है y2। दो वेव अगर दोनों मिलती हैं तो मिलके एक नई वेव बनाएंगी जिसको हम रिजल्टेंट वेव कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? रिजल्टेंट वेव। रिजल्टेंट वेव। तो दोनों वेव का मिलना, मिलके एक नई वेव बनाना, इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। दो वेव कैसी होनी चाहिए? कंडीशन ये है कि वेव का जो वो है, क्या कहते हैं वो, वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो सेम, वेव की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर मिलती हैं, फेज का डिफरेंस हो सकता है, या तो फेज सेम भी हो सकता है या फेज का डिफरेंस हो सकता है। क्लियर है? जब ये दोनों मिलती हैं तो एक नई वेव बनाती हैं जिसको हम रिजल्टेंट वेव कहते हैं, इसी को प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। तो लिख लो, एक नई वेव जो बनी है वो y है, y इज इक्वल टू, ये है पहली वेव y1 और दूसरी वेव y2। दोनों मिलके हो सकता है कि नई वेव को और बड़ी कर दे, उसमें और एनर्जी आ जाए, हो सकता है कि दोनों वेव मिलके उसकी भी एनर्जी को और कम कर दे। क्लियर? बोलो। यस तो ये हो गया आपका y इज इक्वल टू y1 प्लस माइनस y2, इसीलिए हमने लिखा कि y इज इक्वल टू y1 प्लस माइनस y2। प्लस माइनस y2 का मतलब हो सकता है प्लस हो जाए, दोनों जुड़ जाए, नई वेव जो बनाए वो और एनर्जी की हो, या हो सकता है कि दोनों मिलके जो नई वेव बनाए उसकी एनर्जी और घटा दे। ठीक।
Yes, sir. अब इसमें जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, इसमें दो चीजें होती हैं, देखो, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। अब ये इंटरफेरेंस इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। इसका यूज हम लोग करते हैं, इसका यूज, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज हम लोग करते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स में। कहाँ यूज करते हैं? इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स में, वेव के इंटरफेरेंस में। इंटरफेरेंस मतलब दोनों वेव का मिलना, ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ सेम डायरेक्शन में चलने वाली वेव, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, उधर से एक इधर से जा रही हो एक उधर से आ रही हो, ऐसी वेव का इंटरफेरेंस नहीं, ऐसी वेव का इंटरफेरेंस नहीं कहते। सेम डायरेक्शन में चलने वाली वेव का इंटरफेरेंस। हो सकता है कि फेज डिफरेंस दोनों में सेम हो, या हो सकता है कि दोनों का फेज डिफरेंस हो सकता है 0 हो, या हो सकता है कुछ फेज डिफरेंस हो, लेकिन दोनों एक ही डायरेक्शन में चले। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट क्या है? दोनों एक ही डायरेक्शन में चले। और एक आता है, अभी आप आगे पढ़ोगे, स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स। उसमें क्या होगा, एक वेव इधर से जा रही होगी, दूसरी उधर से आ रही होगी। ये कहानी कब आपको समझ में आएगी? जब आप तालाब में पत्थर एक यहाँ मार दोगे और दूसरा कहीं दूसरी जगह मार दोगे, तो इधर वाली वेव ऐसे ऐसे जाती रहेगी, उधर वाली भी वेव ऐसे 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 बन के इधर की तरफ आती रहेगी। आएगी कि नहीं आएगी? तो यहाँ वेव की डायरेक्शन अलग हो जाएगी। स्टैंडिंग वेव्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आती हुई महसूस जो है आती हुई दिखाई देंगी या आएंगी। और अगर जो है इंटरफेरेंस है, तो इंटरफेरेंस में दोनों वेव एक ही डायरेक्शन में प्रोग्रेस होती हुई दिखाई देगी। क्लियर है? तो दो प्रोग्रेसिव वेव की बात कर रहे हैं। इंटरफेरेंस फिनोमेना है कि दो प्रोग्रेसिव वेव जब एक ही डायरेक्शन में चले और दोनों प्रोग्रेसिव वेव का एम्पलीट्यूड सेम हो, लिख लो। क्या हो सकता है कि एम्पलीट्यूड डिफरेंट भी हो सकता है, एम्पलीट्यूड डिफरेंट, ठीक है। इनकी फ्रीक्वेंसी सेम, वेवलेंथ सेम, फ्रीक्वेंसी सेम और वेवलेंथ सेम, लिख लो। इंटरफेरेंस क्या होता है? लिख लो, लिखो लिखो लिखो। Interference is the phenomena of superposition of two waves. Superposition of two waves. Two waves of the same frequency. Same frequency. Frequency must be same. Same. Same wavelength and same wavelength. Traveling in the same direction. Direction must be Same. direction of traveling in same direction. Same direction. With same speed in a medium. With same speed in a medium. With same speed in a medium. Gives rise to a new wave. Gives rise to the new waves whose amplitude is different. Whose amplitude is different from the amplitudes of the superimposing waves. From the amplitude of the superimposing waves. जिसका एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा किससे? जो दोनों वेव सुपर इम्पोज कर रही हैं उससे, ठीक है? Yes, sir. ठीक है, whose amplitude is different. This phenomena is called what? Interference. और ये तो हमने पहले ही लिखवा दिया कि this phenomena is known as what?
sorry, the phenomena. Interference is what? Interference is the phenomena of what? Superimposition या superposition of waves. ये मैंने लिखवा दिया था, ठीक है। Yes. तो कहने का मतलब है कंडीशन क्या है, अगर आप देखो ध्यान से तो कंडीशन ये है कि फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, Same. ये याद रखना आप, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स में ये आएगा। वेवलेंथ, Same. डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, Same. स्पीड So सेम। same. स्पीड ऑफ वेव्स इज व्हाट सेम। अरे भाई वेवलेंथ सेम हो गया, फ्रीक्वेंसी सेम हो गया, डायरेक्शन ऑफ वेव सेम हो गई, तो स्पीड सेम नहीं होगा क्या? अरे स्पीड होती क्या है? स्पीड होती है ओमेगा अपॉन के, यही तो होती है। Yes, sir. अब ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब 2 पाई न्यू। Yes, और sir. के क्या है आपका? 2 पाई बाई लैम्डा। अब मुझे ये बताओ लैम्डा सेम है कि नहीं है? Yes, sir. और फ्रीक्वेंसी Same. तो 2 पाई को खा गया, तो ये बता वेलोसिटी न्यू इंटू लैम्डा सेम होगी डिफरेंट होगी? Same होगी. ऑब्वियस है, Yes, sir. क्लियर है ना? Yes, sir. तो सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम डायरेक्शन, सेम स्पीड की अगर दो वेव इंटरफेयर करती हैं या दो वेव का सुपरपोजिशन होता है, तो उस सुपरपोजिशन के बाद जो नई वेव बनेगी, उस नई वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा, या तो एम्पलीट्यूड उन दोनों वेव से ज्यादा होगा या एम्पलीट्यूड उन दोनों वेव से कम कम होगा। होगा. इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस कहते हैं। इसी फिनोमेना को इंटरफेरेंस कहते हैं। दिस फिनोमेना ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स इज कॉल्ड व्हाट? इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। ठीक है। स्टैंडिंग में यही चेंज हो जाता है, डायरेक्शन ऑफ वेव इज डिफरेंट। दोनों की वेव का डायरेक्शन डिफरेंट। स्टैंडिंग में, अभी स्टैंडिंग हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, फिलहाल हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो देखो, हम लोग इंटरफेरेंस पढ़ रहे हैं। तो डायरेक्शन दोनों का सेम होगा, डायरेक्शन दोनों का सेम होगा। इंटरफेरेंस, इस फिनोमेना को इंटरफेरेंस कहते हैं। इंटरफेरेंस आपका दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? याद रखना है इसको। इंटरफेरेंस दो टाइप का, टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स कौन से दो टाइप के हैं भैया? एक टाइप है आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कौन सा इंटरफेरेंस? कंस्ट्रक्टिव. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दूसरा है आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रॉय करता है ये, तोड़ता है ये। और वो ऊपर वाली क्या करती है? कंस्ट्रक्ट करती है, बनाती है और बड़ी करती है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस पे कई सारे क्वेश्चन आपके वेव मोशन में पूछे गए हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे आता है देखो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में लिखो। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फिनोमेना इंटरफेरेंस का आप जानते हो, सेम 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 सब कुछ है, सेम 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 सब कुछ है ना? ठीक। अब उसमें कंस्ट्रक्टिव क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव क्या होगा? अगर दोनों के बीच फेज डिफरेंस 0 का है या 2 पाई का है, तो जो दोनों वेव सुपर इम्पोज करेंगी वो कंस्ट्रक्टिव होंगी। क्या होंगी? कंस्ट्रक्टिव. कंस्ट्रक्टिव। मतलब अब दोनों दो वेव और दोनों वेव के बीच अगर सुपर इम्पोजिशन होना है, और क्या कंडीशन है सुपर इम्पोजिशन होने की भाई? दोनों के बीच फेज का डिफरेंस कितने का हो? 0 या फिर 2 पाई. या तो 2 पाई का हो। अब देखो मैं बता रहा हूं आपको, 0 का फेज डिफरेंस कब दिखेगा आपको मेरे बच्चे? देख, एक वेव ये हो गई, ठीक,
और दूसरी वेव आपकी ये हो गई। क्या इन दोनों वेव के बीच, ये वेव नंबर 1 हो गई और ये वेव नंबर 2 हो गई, क्या इन दोनों वेव के बीच, क्या इन दोनों वेव के बीच फेज डिफरेंस 0 का है? यस सर। अभी आपने देखा। यस अब सर। इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस अगर 0 का है तो अब देखो इसके पास जो एनर्जी है बड़ी वाली, किसके पास ज्यादा एनर्जी है, 1 के पास कि 2 के पास? ये कैसे पता करो किसके पास ज्यादा एनर्जी? बोलो। अच्छा ये एक बात बताओ, समझाता हूं मैं आप लोगों को, थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा यार, वो तो मैं देख रहा हूं। इधर देखो, ये पेंडुलम है, इस पेंडुलम को हमने यहां से उठा के यहां कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत? पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पर। और दूसरा पेंडुलम भी हमने यहीं ले लिया कहीं, ये भी यहीं तक है लेकिन मैंने यहीं लिया है, और इसको उठा के हमने यहां से यहां कर दिया है। बताओ किसके पास एनर्जी ज्यादा है? ये है आपका, ये है आपका ए और ये है आपका बी। किसके पास एनर्जी ज्यादा है? ए के पास कि बी के पास? सॉरी, सर बी के पास। बी के पास। कैसे पता बी के पास ज्यादा है? सर क्योंकि हमने उस पर ज्यादा वर्क डन की। हैं? बोलो बोलो बोलो। बी के पास ज्यादा, बिल्कुल सही है। झूला है, समझ लो ये क्या है? झूला। बैठे हो, यस सर। आप झूल रहे हो ऐसे ना, पार्क में झूल रहे हो, धीरे धीरे ऐसे 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 झूल रहे हो, कोई आया पीछे से ऐसे ले गया छोड़ दिया, कोई आया और ले गया ऊपर और ले जाके छोड़ दिया, तो जो जिसको बहुत ऊपर ले जाके छोड़ोगे वो और ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? यस सर। किसकी एनर्जी ज्यादा हुई? ये देखो, ये इसकी एनर्जी है, ये हाइट इसकी है और ये हाइट इसकी, किसकी हाइट ज्यादा है? बी। जिसकी हाइट ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा। यस नहीं सर। आया? अरे है ना। यस सर। अब देखो दूसरी चीज, दूसरा मैं समझूंगा इना, यहाँ तो आपने हाइट से देख लिया। दूसरा, जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, एम्पलीट्यूड को मैंने क्या बताया था आपको? एम्पलीट्यूड क्या होता है कि किसी मीन पोजीशन से एक तरफ जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वही तो उसका एम्पलीट्यूड होता है। यस सर। अब बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है इस तरफ या इसका ज्यादा है? बी वाले का बी वाले का। तो जिसका ज्यादा होगा उसके पास एनर्जी ज्यादा होगी। अब मुझे बताओ ये क्या चीज है? ये एम्पलीट्यूड है। क्या है ये? यस सर। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ये है उसकी मीन पोजीशन, ये है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये है डिस्प्लेसमेंट फाइव। तो 1 वाले का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है या 2 वाले का? 1 वाले का। 1 वाले का। तो 1 वाले का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, 2 वाले का डिस्प्लेसमेंट कम है, इसलिए किसके पास एनर्जी ज्यादा? 1 वाले के पास। और 2 वाले के पास 1 से कम है एज कंपेयर टू 1। 1। 2 वाले के पास 1 वाले के कंपेयर में कम एनर्जी। तो अब बताओ ये 2 वाला जब 1 वाले के साथ मिलेगा, 2 वाला जब 1 वाले के साथ मिलेगा तो ये जो 2 वाला है 1 वाले की एनर्जी घटाएगा, लेकिन 1 वाला 2 वाले की एनर्जी बढ़ाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? यस सर। नहीं आई समझ में बात? सर आई। भाई ये वाला इसको अपने साथ लेके चलेगा, 1 वाला 2 वाले को अपने साथ लेके चलेगा, और 2 वाला क्या करेगा? 1 वाले को खींचेगा।
तो एक Yes, नया sir. एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस होगा। ये वो नया एम्पलीट्यूड होगा। नहीं आई बात समझ में? सर आ रही है। पक्का ना? यस सर। तो ये जो वेव होगी ये वाली, ये होगी y, और ये जो 1 वाली है ये वाली, ये हो गई आपकी y1, और ये वाली जो है वो हो गई आपकी। Y2. तो यहाँ दोनों जुड़े या दोनों घटे? जुड़े। जुड़े दोनों जुड़े जुड़े, दोनों जुड़े तो एक नई वेव बनी, इसको कहेंगे y इज इक्वल टू y1 प्लस। Y2. तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो दोनों वेव क्या होंगी? जुड़ेंगी। जुड़ेंगी। तो दिस इज व्हाट, दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डालो इसमें, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये कर लिया। यस सर। दूसरा लिखो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा? एक वेव ये, और दूसरी वेव ये, दोनों का फेज डिफरेंस सर पाई। पाई का है। यस मतलब सर। दोनों सेम फेज में है कि डिफरेंट फेज में? अपोजिट फेज में। दोनों Yes, किसमें है? अपोजिट Opposite. डायरेक्शन। सॉरी, डायरेक्शन तो सेम है, दोनों इधर की तरफ प्रोग्रेस हो रही हैं, लेकिन एक जब पीक पे है तो उस समय दूसरी वाली कहां पे है? नेगेटिव। नेगेटिव में है। मतलब एक जब पीक पे ऐसे उठी हुई है तो दूसरी वाली उस समय दबी हुई है। ऐसे देखो, ऐसे एक वेव ऐसे जा रही है तो ये उसका उठा हुआ भाग है, पानी देखो लहरें, ये उसका उठा हुआ भाग है, तो ये उसका दबा हुआ भाग, फिर ये उठा हुआ। ऐसे ही तो चलता है, ऐसे 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 ऐसे। यस सर। तो ये वाला उसका उठा हुआ क्रस्ट भाग। और ये वाला उसका ट्रफ। तो जब इसका क्रस्ट होगा तो उस समय इसका ट्रफ होगा। नहीं आया? अरे आया नहीं आया? जब Yes, उस sir. समय, जब पहली वाली का क्रस्ट होगा और दूसरी वाली का क्या होगा उस समय? ट्रफ। ठीक, ये क्रस्ट ये ट्रफ, यहां इसका क्रस्ट, यहां इसका क्रस्ट, तो इसका ट्रफ। ठीक है? यस सर। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि जब ये अपने पीक पे है तो ये उस समय लो पे है। तो दोनों एक दूसरे के सेम सॉरी एक दूसरे के जो है उसमें है, क्या कहते हैं, सेम फेज में है कि अपोजिट में है? सेम फेज मतलब दोनों का मुंह एक ही तरफ है या दोनों का मुंह अलग अलग है? अलग अलग, ये इधर है तो वो उधर है, ऐसा, लेकिन मोशन दोनों का एक ही तरफ। ठीक है? अब देखो, तो यहां जो इंटरफेरेंस होगा, अब देखो ये अगर मान लो इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी उससे थोड़ी कम है, लेकिन इसकी ज्यादा है पॉजिटिव में, इसकी उससे कम है लेकिन निगेटिव में है। अब ये अगर वेव y1 है और ये वेव y2 है और y1 y2 से बड़ी है, तो जो नया वेव बनेगा, नया वेव बनेगा कुछ इस टाइप का बनेगा। ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? यस सर। ये दोनों मिलकर एनर्जी को क्या करेंगे? जो जो नई वेव बनेगी उसकी एनर्जी घटी होगी कि या बढ़ी होगी? घटी होगी, घटी होगी। तो ये आपका हो गया y, और इस इंटरफेरेंस को क्या कहते हैं? डिस्ट्रक्टिव। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y1 माइनस Y2. ये है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कौन सा इंटरफेरेंस? डिस्ट्रक्टिव Destructive. इंटरफेरेंस y इज इक्वल टू y1 माइनस y। Y2. मतलब इंटरफेरेंस है तो सेम 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 बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। Yes क्या sir. डिफरेंट होना चाहिए? अगर
कंस्ट्रक्टिव है तो फेज डिफरेंस 0 का या 2 पाई का होना चाहिए, या 0 का या 2n पाई का होना चाहिए। कितने का? 0 या फिर 2n तो पाई। यार 2n पाई, या सीधा सीधा कह सकते हो आप 2n पाई का होना चाहिए। कितने का? 2n पाई का फेज डिफरेंस होना चाहिए, जहां n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 डालते रहो। n 0 डाल दोगे तो 0 हो जाएगा, और n अगर 1 डाल दोगे तो 2 पाई हो जाएगा, यस सर। n 2 डाल दोगे तो 4 पाई हो जाएगा। यस 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई ऐसे करके। और यहाँ फेज डिफरेंस कितने का होना चाहिए? 2n प्लस 1 पाई, 2n माइनस 1, 2n प्लस। ठीक, बोलो कहानी समझ में आ रही है कुछ? यस सर। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। उसके बाद कहानी हम लोग पढ़ेंगे